हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स सीरीज। जस्ट टू रिवाइंड, हमने अभी तक शेयर के फंडामेंटल्स यानी पी रेशियो, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब चीज़ें देखी है। और फर्स्ट पार्ट में हमने प्राइस रिलेटेड चीज़ें देखी है कि प्राइस ट्रेंड कैसे होता है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, 52 वीक हाई लो, ये सारी चीज़ें देखी है। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 2 देख सकते हैं। कि आज हम कंपनी के फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने के लिए 3 मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकंड इज प्रॉफिट एंड थर्ड इज नेटवर्थ। तो अगर एकदम आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक कंपनी को जो भी उसके कस्टमर से पैसा मिल रहा है वो हो गया उस कंपनी का रेवेन्यू। अभी जो पैसा मिला कंपनी को, उसमें से अगर कंपनी का खर्चा निकाल दे, यानी कंपनी अगर कंज्यूमर से पैसे कमा रही है, मतलब कुछ प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो प्रोडक्ट बनाने का और बेचने का जो भी कॉस्ट होगा वो अगर इस रेवेन्यू में से माइनस कर दे तो जो बचेगा वो रहेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट। अभी इस प्रॉफिट में से जो भी कंपनी को टैक्स लगा वो माइनस कर देंगे, तो जो पैसा बचेगा वो हो जाएगा कंपनी की नेटवर्थ में ऐड। तो जो भी पहले की नेटवर्थ थी प्लस जो भी अभी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है वो हो गई कंपनी की नेटवर्थ। और पहले की नेटवर्थ इज बेसिकली कंपनी के जो भी एसेट्स है माइनस उसकी लायबिलिटीज। चलिए एक बिजनेस एग्जांपल लेके ये समझते हैं। दोस्तों, चाय तो आप सभी ने पी होगी और जिंदगी में कभी ना कभी आपने ये तो सोचा ही रहेगा कि यार ये चाय वाले के तो मजे है, दिन के कम से कम 200 कप बेचता है, 10 रुपए का एक कप, दिन के 2000 रुपए और महीने के 60,000 रुपए, मजे है यार इसके तो। आइए इसी चाय के बिजनेस को आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लो आप एक चाय का स्टॉल खोलने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको लगेगा कैपिटल, यानी चाय का स्टॉल अगर आपको खोलना है तो आपको कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, जैसे कि स्टॉल, गैस स्टोव, बर्तन वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स लगते होंगे वो सारे इक्विपमेंट्स। मान लो ये सारे इक्विपमेंट्स की कीमत है 10,000 रुपीज़, जो आप एक लोन के थ्रू रेज करते हो और 1 साल के लिए, और उसकी ईएमआई आपको पड़ रही है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट, यानी जो भी दूध, चाय पत्ती, पानी, शक्कर जो भी लगेगा वो सबका कॉस्ट। अब इसके लिए अपन इनवॉइस डिस्काउंटिंग यूज़ करेंगे। अगर आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग क्या होता है ये पता नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी हम जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं। अभी के लिए आपको शॉर्ट में समझाने जाऊँ तो मान लो शक्कर 50 रुपये किलो चल रही है, पर आप दुकानदार को बोल रहे हो कि मैं तुमको 52 रुपीज़ पर केजी दूंगा, बट मैं पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा। अभी मान लो डेली का अपन को 450 रुपीज़ के इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है और 50 रुपीज़ अपन उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं पेमेंट 1 महीना बाद करने के लिए, तो टोटल इंग्रेडिएंट का कॉस्ट 500 हो गया। अब अपने पास सब रिक्वायरमेंट सेट है और अपन अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मान लो अपने डेली 100 कप चाय बिकती है और एक कप 10 रुपीज़ का, तो अपना डेली का रेवेन्यू हो गया 100 इंटू 10, 1,000 रुपीज़। महीने का रेवेन्यू हो गया 30,000 और साल का रेवेन्यू हो गया 3,65,000 रेवेन्यू। उसमें से अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे अपनी कॉस्ट, यानी जो कि थी 500 रुपीज़। तो 1,000 माइनस 500 यानी 500 हो गया अपना दिन का प्रॉफिट, 15,000 हो गया अपना मंथली प्रॉफिट और 1,80,000 के अराउंड अपना हो गया ईयरली प्रॉफिट। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में अपन ने एक लोन लिया था इक्विपमेंट्स के लिए सेटअप करने के लिए, जिसका अपना ईएमआई था 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो मंथली जो भी अपना प्रॉफिट आ रहा है उसमें से अपन 1,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, क्योंकि 1,000 रुपीज़ अपने उधर जाने हैं। तो मंथली प्रॉफिट हो गया अपना 14,000 रुपीज़ और ईयरली प्रॉफिट हो गया अपना लगभग 1,70,000 रुपीज़। और आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपनी कंपनी डेब्ट फ्री है, क्योंकि अपन पे जो भी लोन था अपन ने 1 साल में पूरा चुका लिया है। तो अब 1 साल बाद कंपनी के पास एसेट्स के नाम पे है, जो भी अपन ने स्टार्टिंग में इक्विपमेंट्स लिए थे 10,000 के। तो मान लो उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 20% डिप्रिशिएशन अज्यूम करके 8,000 है। तो अभी जो भी अपनी एसेट्स की वैल्यू है यानी 8,000 रुपीज़ माइनस लायबिलिटीज़, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी डेप्ट नहीं है अपने पे, प्लस जो भी अपनी ये साल की नेट प्रॉफिट था 1,70,000। सो अपना कंपनी का 1 साल बाद नेटवर्थ लगभग 1,78,000 है। अभी जो नेट प्रॉफिट है 1,70,000, उसमें टैक्सेस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट होगी उसमें से, बट अगर वो सब मैं कवर करने जाऊँ तो एक अलग वीडियो बन जाएगा। बट अभी के लिए इस एग्जांपल से शायद आप नेटवर्थ, प्रॉफिट और रेवेन्यू ये चीज़ें समझ गए होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो बहुत बार मिस हो जाता है। मतलब मैं भी शुरुआत में जब भी शेयर मार्केट में एंटर किया से 4 साल पहले, तब मैं भी बस पी रेशियो, पीबी रेशियो और शेयर की प्राइस ये सभी देखता था, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसको अपन मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग। प्रोमोटर्स में मेनली आते हैं फाउंडर्स, को फाउंडर्स और इनिशियल जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा कंपनी में, जिनके पास मेजर स्टेक रहता है कंपनी का और मेजर पावर रहती है कंपनी के कोई भी डिसीजंस लेने की।
इसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी आते हैं, मतलब अगर किसी फाउंडर के फैमिली मेंबर के पास कुछ शेयर्स होंगे, भले ही बहुत कम हो, वो भी प्रमोटर होल्डिंग में ही आते हैं। जो शेयर्स प्रमोटर्स ने होल्ड करके नहीं रखे हैं, वो सारे शेयर्स आ जाते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में। इसमें मेजरली आते हैं अपन रिटेल इन्वेस्टर्स, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी सब लोग। अगर इस पब्लिक शेयर होल्डिंग में से किसी भी इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कोई भी इंडिविजुअल रिटेलर हुआ या कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी यानी इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कोई भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के पास 1% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो कंपनी को उनके पूरे डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होती है। तो ठीक है यार, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बस इतना बताता है कि किसके पास कितने शेयर्स है। तो ये जान के हम करेंगे क्या, मैं बताता हूँ। देखो, कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, फाउंडर्स है, उनको कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में पता है। उनको पूरा आइडिया है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, सब कुछ पता है उनको बेसिकली। तो अगर उनको खुद के बिजनेस में विश्वास है कि अपनी कंपनी या अपना बिजनेस प्रॉफिट कमा सकता है, ग्रो कर सकता है, तभी वो लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो अपनी होल्डिंग्स मेंटेन करेंगे या बढ़ाएंगे। तो आपको ऐसे शेयर्स चूज करने हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग एक तो ज़्यादा हो, प्लस वो कांस्टेंट हो या बढ़ रही हो। कम होने वाले को आप थोड़ा अवॉइड ही करोगे। बट क्या सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है तो मेन डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास ही है, बाकी लोगों के पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स है नहीं। तो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल और इन सब पे ट्रस्ट करने के लिए एक सही इंडिकेटर होता है। अब जानते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग। इसमें भी मेजरली म्यूचुअल फंड्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनके पास इनकी पूरी रिसर्च टीम होती है, जो कोई भी शेयर या सेक्टर का पूरा एनालिसिस करती है और देखती है कि इस सेक्टर में क्या ग्रोथ है। फिर जो सेक्टर में उनको प्रॉफिट लगे, वो सेक्टर में वो कंपनीज देखते हैं कौन से बेटर है और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन। किसी में बढ़ा रहे हैं या होल्ड भी कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। सो आई गेस अब आप लोगों को एक शेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल गई होगी कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है एंड ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक शेयर को इन सब टर्म्स के बेसिस पे कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं और कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।